जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स। ये आप लोग का सेकंड पार्ट है ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं टेक्सोनॉमी के, ये सारी चीज हमने वहाँ पे देखी थी। सिस्टमैटिक्स क्या होता है अब हम लोग देखेंगे फर्दर। लोग क्या होते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टमैटिक्स में क्या होता है और टेक्सोनॉमी में क्या होता है। सो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। टेक्सोनॉमी में क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है एंड क्लासिफिकेशन होता है। ये तीन चीजें होती है आपकी टेक्सोनॉमी में। लेकिन जो आपका सिस्टमैटिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक्स क्या है आपका, सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी होता है इंक्लूड, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी होता है प्लस फाइलोजेनी होता है। फाइलोजेनी का मतलब क्या कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, ये भी हम लोग देखते हैं आपके सिस्टमैटिक्स में। तो जो सिस्टमैटिक्स है वो आपका कहाँ से आया था, सिस्टमैटिक्स आया था आपका फ्रॉम द वर्ड सिस्टेमा नेचुरा। ये बुक लिखी थी आपके कार्लस लीनियस ने, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो सिस्टमैटिक्स है वो आया है आपका वर्ड जो है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज डेवलप्ड बाय अर्ली नेचुरलिस्ट कार्लस लीनियस। तो ये था आपका सिस्टमैटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि सिस्टमैटिक्स आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको सिस्टमैटिक्स समझ में आ गया होगा कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीन तरह के सिस्टम्स दिए गए थे। एक था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा था नेचुरल सिस्टम, तीसरा था फाइलोजेनेटिक। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें क्या था, उसमें जनरली मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया जाता था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज या कोई भी किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए वहां पे मेन माना जाता था मॉर्फोलॉजी। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आपके कार्लस लीनियस ने भी अडॉप्ट किया था। उन्होंने क्या किया था कि प्लांट के क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो स्टेमेंस एंड कार्पल्स के नंबर है उसको कंसिडर करके किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके बीच हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनको कहते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखने की वजह से ये जो आपका सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये उतना चला नहीं। ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बस वही है यहाँ पे भी। तो फिर आपका आता है नेचुरल सिस्टम। इसे प्रपोज किया गया था बाय बेंथम एंड हुकर, जहाँ पे आपका मॉर्फोलॉजी तो देखा ही जाता, साथ में साइटोलॉजी यानी कि जो आपका सेल का स्ट्रक्चर वगैरह वो भी देखा जाता था, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीजें भी आपकी देखी जाती थी, ठीक है, टू क्लासिफाई एनी ऑर्गेनिज्म और एनी किंगडम। फिर आता है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें क्या था कि इसमें जो आपका एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, वो सारी चीजें भी देखी जाती थी। और इससे हमें हमारे एंसेस्टर्स को भी ढूंढने में मदद मिलती थी कि हमारे एंसेस्टर्स आखिरकार थे कौन, ठीक है, हमारे पूर्वज, हम किसके वंशज हैं। ये चीज देखने में हमें हेल्प करती थी कौन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है कि जो लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। जो लीनियन था आपके यानी कि जो कार्लस लीनियस है, उन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने अडॉप्ट तो किया था आपका आर्टिफिशियल को, लेकिन फिर उन्होंने अपना भी एक क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो हियरार्की बनाई थी, हियरार्की मतलब लेवल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशंस की, किसके लिए, जो एनिमल किंगडम है उसके लिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ अ हियरार्की ऑफ ग्रुपिंग्स कॉल्ड टेक्सा, ठीक है। और उन लेवल्स को क्या कहते हैं, टेक्सा, ठीक है। सारे लेवल्स को अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो हम कहेंगे टेक्सॉन। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, जो किंगडम, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, ये जितना भी आपके आते, दिस ऑल आर टेक्सा। और अगर हम लोग कोई सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ ऑर्डर की बात करें, सो दे आर कॉल्ड टेक्सॉन,
तो उन्होंने ये जो हियरार्की है, लेवल है, ये किसने बनाया था? आपका कार्लस लिनियस ने, ओनली फॉर एनिमल किंगडम. So he was the first taxonomist who established a definite hierarchy of taxonomic category in animal kingdom. ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, पहले आपका आता है किंगडम, ठीक है, जो कि आपका हाईएस्ट है, और जो ये स्पीसीज है ये फंडामेंटल है, बेसिक है. फिर जो बीच में आता है आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ठीक है, सो अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो ये ऐसे जाएगा. पहले आपका कौन सा आता है? किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. इनके बीच में भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सब क्लास होता है, ठीक है, सब फाइलम होता है, सुपर क्लास होता है, ठीक है, इंफ्रा होता है, बहुत सारी चीजें आती है, बट इतना आपको नहीं देखना, आपको बस ये देखना, दिस ऑल आर हियरार्की. ठीक है, ये पूरा का अगर हम लोग बात करते हैं, सो दिस, हाँ अब आपको शायद दिख रहा होगा, ये पूरा का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे दिस आर टेक्सास. ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर एक का बात करें, जैसे सिर्फ क्लास का बात करें, सो दिस इज टेक्सॉन. अब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन मेनली यहाँ से ही आते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा हमेशा इसको रट लेता है, बट ये रटने का चीज नहीं है, इसको समझने का चीज है. बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज के आगे फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं, कोई हियरार्की नहीं है. स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो हम सबको पता है. ठीक है, लेकिन किस चीज को हम स्पीसीज कह सकते हैं? ठीक है, यही हमारा ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि स्पीसीज कहलाने के लायक कौन है. तो इस जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली हम इसमें 20 कॉन्सेप्ट दिए गए थे, जिसमें से हम लोग को पढ़ना सिर्फ 4 है, क्योंकि उन 20 में से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आए, ठीक है, बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हुए, तो जिनमें से सिर्फ 4 को हमें पढ़ना है. तो सबसे पहला पढ़ना है हमें रिप्रोडक्टिव, इकोलॉजी, जेनेटिकल एंड देन एवोल्यूशन. ठीक है, बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी. तो जैसे यहाँ लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज रिकॉग्नाइज वन अनदर एज पोटेंशियल मेट्स. मतलब क्या कि एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग हो रहा है, वो सेम स्पीसीज में होना चाहिए एंड वो फर्टाइल होना चाहिए, तभी हम उसे एज अ, अगर रिप्रोडक्टिव स्पीसीज कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो वो एक स्पीसीज कहलाएगा. मतलब क्या है यहाँ पे? कि जैसे अगर एक डॉग है तो उसका जो आपका रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि उसका जो क्रॉसिंग होगा, वो एक फीमेल डॉग के साथ ही होगा. ठीक है, वो किसी और फर्दर दूसरे स्पीसीज से नहीं कर सकता, अपने सेम स्पीसीज में ही उसको क्रॉसिंग करना होगा. ठीक है, और उससे जो प्रोजेनी आएगी वो फर्टाइल होनी चाहिए, देन दे आर कॉल्ड द स्पीसीज. बट इसमें क्या है, जो आपका रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है या रिप्रोडक्टिव स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, उसमें एक आपका एक दो एक्सेप्शन भी है. कैसे? कि जो म्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो म्यूल्स क्या होता है कि वो सेम स्पीसीज में उनका क्रॉसिंग नहीं होता. एक तो हॉर्स में होता है जो कि फीमेल होती है एंड डोंकी मेल होता है म्यूल्स में. ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि फर्टाइल जो उनमें प्रोजेनिस होती है वो फर्टाइल स्टेराइल होती है. क्यों? क्योंकि उनका जो जायगोट है उसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर दे आर स्टेराइल एंड दे आर द एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें कि जो आपका टाइगन होते हैं, टाइगन मतलब क्या? कि जो लायन, फीमेल लायन एंड मेल टाइगर के बीच में जो क्रॉसिंग होता है, ये आपके नेचुरल कंडीशन में नहीं होता, ये कैप्टिव कंडीशन में होता है, मतलब लेबोरेटरी में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन में आता है. लेकिन इससे जो प्रोजेनी बनती है, मतलब जो टाइगन फॉर्म होता है, वो फर्टाइल होता है. क्यों? क्योंकि उनका जो जाइगोट है वो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है. ठीक है, तो दीज आर सम एक्सेप्शंस. अगर हम इकोलॉजिकल यूनिट की बात करते हैं अब, तो इकोलॉजिकल यूनिट में क्या होता है कि जैसे अगर एक वर्ड आप लोगों ने अगर सुना होगा क्लास 11th या 12th के जो इकोलॉजी पार्ट में है, नीशे.
नीशे मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर ये हम मान लेते हैं यहाँ पे ये एक नीशे है और ये एक नीशे है। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट। तो एक नीशे में जो सेम स्पीसीज आपके रहते हैं एंड वो अपने फंक्शन प्ले करते हैं, इवॉल्व होते हैं, डेवलप होते हैं, सो फ्रॉम इकोलॉजिकल यूनिट अगर हम देखें तो दे आर कॉल्ड स्पीसीज। ठीक है, मतलब उनका अपना एक नीशे होना चाहिए, अपना एक रोल होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए उनका एक पर्टिकुलर एरिया में। और जेनेटिकल यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिकल यूनिट, तो क्या कि उनका जो जीन पूल है यानी कि जेनेटिक है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि जीन मिक्सिंग तो होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो जब हमारा जाइगोट फॉर्म होता है तो जीन मिक्सिंग तो होता है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम आपका मिलता है। ठीक है, तो जो जीन मिक्सिंग होता है वो विद इन द सेम स्पीसीज होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो होता है लेकिन विद इन द सेम स्पीसीज। सो these are the genetical unit। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन एवोल्यूशनरी स्पीसीज आर अ सिंगल lineage of ancestral descendant population which draws its identity from other such lineages। मतलब क्या कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पूर्वज कौन थे। ठीक है, हमारा लीनियज। ठीक है, तो हमारे पूर्वज से ही हम चलते आ रहे हैं, तो हम क्या है कि एक ही लीनियज से चलते आ रहे हैं, फ्रॉम अ सिंगल लीनियज ऑफ एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो कौन थे, चिंपैंजीज, तो उन्हीं से हम चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो वी आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल लीनियज ऑफ एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन, और वहीं से हम अपना जो आइडेंटिटी है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, आपके चिंपांजीज थे, मंकीज थे, है ना। तो वी आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल lineage। सो from evolutionary species concept, if we are coming from a single lineage of ancestral descendant population, then we are an evolutionary species। तो ये था आपका 4 species concept। ठीक है, तो इसको आपको रट्टा नहीं मारना, इसको आपको समझना और ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बारे में आई होप आपको उतना मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे फ्रॉम क्लास 9th भी। ठीक है, फ्रॉम 11th में भी हमने पढ़ा था कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, कि जो साइंटिफिक नेम मिलता है पर्टिकुलर, क्योंकि जैसे अगर कोई पंक्षी का नाम यहाँ पे झारखंड में कुछ और है तो महाराष्ट्र में कुछ और होगा, है ना। एंड फिर हम केरला मूव करते हैं, मतलब स्पेस अगर हम अपना एरिया चेंज करेंगे तो नेम भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक यूनिवर्सल नेम दिया गया, दैट इज योर साइंटिफिक नेम, जो कि हर जगह यूज होगा। तो उसके कुछ कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस। यहाँ पे जो होमो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और सेपियंस रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। ठीक है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो जीनस है, तो उस जब अगर हम लोग जीनस को लिखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, एंड जब हम लोग स्पीसीज को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका नेम है यहाँ पे लिखा हुआ वो या तो लैटिनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग आते हैं इन द लास्ट टॉपिक, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, अपने क्लास 11th में, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, कि जब बहुत सारे क्लासिफिकेशंस बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए बट वो नहीं चल पाए, तो फाइनली जो आपके आर.एच. विटेकर है उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ क्राइटेरियाज को यूज किया था, जैसे आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजों को उन्होंने कंसिडर करके क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज मोनेरा। मोनेरा में जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक्स मतलब जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो वो सारे आपके शिफ्ट कर दिए गए मोनेरा में। फिर प्रोटिस्टा में आपका आता है कि जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो सारे आपके आते हैं प्रोटिस्टा में। फिर आता है आपका फंजाई, फंजाई जो है वो पूरा आपका फंजाई का एक अलग ग्रुप कर दिया गया।
ठीक है, फिर आता है आपका प्लांट, फिर आता है एनिमल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सेल होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता, जिसमें आता है आपके मोनेरा, जैसे आपका आता है आर्के बैक्टीरियाज एंड यू बैक्टीरिया। फिर यूकैरियोटिक में आपका कौन होता है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सेल पाए जाते हैं, न्यूक्लियस होता है, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके सेल में। तो उनका जो सेल वॉल है वो या तो ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मतलब मेक देयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट हो गया, और हेटेरोट्रॉपिक में आपका आता है फंजाई। और हम लोग अगर नो सेल वॉल की बात करें तो जो आपका प्रोटिस्टस है वो आपका, उनमें सेल वॉल पाया नहीं जाता, दे आर यूनिसेल्युलर, जैसे कि आपका एमोबाइल, ये सारे आपके आते हैं प्रोटिस्टा में। और अगर नो सेल वॉल और मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं तो उसमें आता है आपके एनिमल्स। ठीक है, सो दिस आर ऑल्सो द सेम। जैसे कि यहाँ अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो इनका सेल टाइप कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियर का एनवेलप होता है वो एब्सेंट होता है। सेल वॉल कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोज होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं तो हेटेरोट्रॉपिक, और ये मल्टी सेल्यूलर नहीं होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो सिर्फ आपका मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये सारी यूकैरियोटिक है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये सिर्फ मोनेरा में ही आपका एब्सेंट है, बाकी सब में आप देख सकते हो कि प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम लोग सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे वो होते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन जो है बहुत फॉर्म्स में होता है, वेरियस टाइप्स में होता है। फंजाई में किसका होता है, काइटिन। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि पहले फंजाई और प्लांटे दोनों एक ही ग्रुप में था, बट क्या हुआ था कि जो प्लांट का आपका सेल वॉल कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज था, और फंजाई जो है वो काइटिन था, एंड जो फंजाई है वो आपका हेटेरोट्रॉप्स है, और जो प्लांट है ऑटोट्रॉप्स है। तो इन्हीं सारे डिफरेंसेस को देखते हुए जो आपका आर.एच. व्हिटेकर है उन्होंने क्या किया कि फंजाई का एक अलग ही ग्रुप बना दिया, देयरफॉर क्या आपका फॉर्म ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो आपका प्लांट में क्या आता है, आपका सेल्यूलोज आता है, और जो एनिमल में सेल वॉल बोलेंगे तो हमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो प्रोटिस्टा होता है वो फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेटेरोट्रॉप भी होता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। ठीक है, फंजाई आपका हेटेरोट्रॉप्स होता है, प्लांट आपका फोटोसिंथेटिक होता है यानी कि ऑटोट्रॉप होता है, और एनिमल होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं तो मोनेरा आपका यूनिसेलुलर है। ठीक है, फिर आपका प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। फंजाई में भी मल्टी सेलुलरिटी की फॉर्म आती है कुछ कुछ में, प्लांट में भी आती है, फिर एनिमल में तो प्रेजेंट होते ही, हम लोग तो मल्टी सेलुलर होते ही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1, जो कि आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है फॉर द फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका कुछ कुछ जनरल फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे अबाउट किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो यहाँ तक था आप लोग का चैप्टर 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ऑन चैप्टर 2, दैट इज सम जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया। थैंक यू वेरी मच।